डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी में अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉर्मल मोड एनालिसिस। और इसमें हम स्टडी करेंगे सिमेट्री ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये नॉर्मल मोड से मतलब क्या है। तो अ मॉलिक्यूल विद n atoms हैज अ टोटल ऑफ 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऑफ विच 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉरस्पॉन्ड टू ट्रांसलेशनल मोशन। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास n एटम है तो टोटल उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी पर्टिकुलर मोशन को बताता है। 3 टाइप के मोशंस हम पढ़ते हैं इसमें, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन से मतलब होता है कि अगर मॉलिक्यूल एक जगह से किसी दूसरी जगह में पर शिफ्ट हो जाए तो हम उसको, या पर्टिकुलर डायरेक्शन में और सेम डिस्टेंस के साथ, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ है उसमें। रोटेशनल मोशन से मतलब होता है कि अगर मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ये सर्कुलर वे में मोशन करे तो वो होता है उसका रोटेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल मोशन तो वाइब्रेशंस की वजह से होता है, ठीक है। और ये सारे मोशंस डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को बताते हैं। तो जो टोटल 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसमें से जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होते हैं ट्रांसलेशन मोशन, कॉरस्पॉन्ड टू ट्रांसलेशनल मोशन। और जो बाकी के 3 और हुए वो होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, किस वजह से, कॉरस्पॉन्ड टू रोटेशनल मोशन। देखिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रोटेशनल मोशन की वजह से हैं वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हैं। अगर हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है तो वहां पर रोटेशनल मोशन हो जाएंगे 2, ठीक। अब जो बचे हुए हमने ट्रांसलेशनल बता दिए, कितने होते हैं, रोटेशनल बता दिए। अब जो बचे हुए हैं उनको हम वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। तो जो रिमेनिंग 3n-6, 3n-6 क्यों किया, 3 तो हमने निकाल लिया ट्रांसलेशनल मोशन और 3 निकाल लिया हमने रोटेशनल मोशन। तो 3 + 3 = 6 हुआ और टोटल थे हमारे पास 3n। तो 3n में से 6 निकल के जो बचेंगे वो हमारे बचेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, ठीक है। और वो होंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें तो लीनियर मॉलिक्यूल में क्योंकि 3 तो होते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, और 2 होते हैं वहां पर रोटेशनल मोशन की वजह से। तो वहां कुल मिलाकर होते हैं 5, इसलिए वहां वाइब्रेशनल मोशंस जो होते हैं वो 3n-5 से हम डिनोट करते हैं। तो 3n-6 होते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और 3n-5 होते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो जो ये वाइब्रेशनल मोशंस हैं बस इन्हीं को हम बोल दे रहे हैं नॉर्मल मोड्स। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड नॉर्मल मोड्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मोड्स। इन नॉर्मल मोड्स जो हमारे वाइब्रेशनल मोशन की वजह से निकले, तो इन्हीं नॉर्मल मोड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड्स में, ठीक है। फिर इन ऑर्डर टू डिटरमिन द सिमेट्रीज ऑफ दीज नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कंसिडर्ड फॉर द मॉलिक्यूल बाय चूजिंग अ वेराइटी ऑफ बेसिस सिस्टम। फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें नॉर्मल मोड्स की सिमेट्रीज को डिटरमिन करना है तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप की रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे कुछ बेसिस सिस्टम को लेकर, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल मोड्स एक्चुअल में क्या हुआ, कोई भी मॉलिक्यूल में जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं वो नॉर्मल मोड्स होते हैं, ठीक है। और वो जो नॉर्मल मोड्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर एक सिमेट्री होती है। तो ग्रुप थ्योरी एक बहुत ही यूजफुल टूल है उन सिमेट्री को, नॉर्मल मोड की क्या सिमेट्री है ये बताने के लिए, और साथ ही साथ ये बताने के लिए कि वो पर्टिकुलर नॉर्मल मोड जो है वो IR एक्टिव है। IR से मतलब है इंफ्रारेड एक्टिव है या फिर वो रमन एक्टिव है। तो हम जो आज पर्टिकुलर स्टडी करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब हम आगे यही देखें, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसमें यही देखने जा रहे हैं अब कि ये जो हमने नॉर्मल मोड्स लिए हैं इनकी कैसे हम ये रिप्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, कौन से बेसिस सिस्टम हम यहाँ पर यूज करेंगे और किसकी हेल्प से हमारे पास वो IR मतलब, अब मैं जो बोल रही हूँ IR उसका मतलब है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं, या कोई भी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं, चाहे वो इरिड्यूसिबल हो चाहे वो रिड्यूसिबल हो, ठीक है। अच्छा, तो जो वो बेसिस सिस्टम, जिस बेसिस सिस्टम के बेस पर हम रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे वो बेसिस सिस्टम हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं या इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड को डिस्कस करूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड यूज करेंगे। तो दीज 2 मेथड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड वी विल डील हाउ द सिमेट्रीज ऑफ द नॉर्मल मोड्स अराइजिंग इन द मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्पेक्ट्रल एक्टिविटी
particularly that of infrared and Raman can be determined। तो फिर बस वही है कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हमने बेसिस बनाएंगे, इनकी हेल्प से एक रिप्रेजेंटेशन बनेगी और बस उस रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम बता पाएंगे कि नॉर्मल मोड्स निकालेंगे और वो इंफ्रारेड एक्टिव है वो मोड्स या रमन एक्टिव है, बस वो हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हमने बहुत ही बेसिक पॉइंट ग्रुप से लिया है, दैट इज C2V, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल H2O है। और C2V में कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन या सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आइडेंटिटी होता है, ये C2 Z एक्सिस के अलॉन्ग, और सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। ऑर्डर इसका होता है 4, क्लासेस होती हैं 4, ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब 3 सेट्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर शोन फॉर H2O। हमने यहाँ पर 3 सेट्स ऑफ कार्टेशियन यानी X एक्सिस में, Y एक्सिस में, Z एक्सिस में हमने क्या करा है, ये हमारा H2O मॉलिक्यूल है। हर एटम के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं। Z एक्सिस हमारी ऐसे जा रही है, ये हमारी Z एक्सिस हो गई इस तरीके से, ये हमारी Y एक्सिस है और ये हमारी X एक्सिस है, ठीक है। तो इस H यानी अगर हम इस वाले H की बात करें तो इसकी Z एक्सिस ये Y और ये, और इसीलिए हमने इसको सबको नंबर दे रखा है। ये ऑक्सीजन के लिए हम नंबर 1 यूज कर रहे हैं, इस वाले हाइड्रोजन के लिए हम नंबर 2 यूज कर रहे हैं और इस वाले हाइड्रोजन के लिए हम नंबर 3 यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं, तो हर एक एटम के हमने दिखा दिए हैं, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हम आगे रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। नाउ एग्जामिन द चेंज इन दीज कोऑर्डिनेट्स अपॉन सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ C2V ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स में हम चेंज देखेंगे, मतलब 1 बाय 1 हम C2V ग्रुप के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज होता है। एंड देन राइट द 9x9 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ईच ऑपरेशन, और हर ऑपरेशन के लिए हमें एक 9x9 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलेगी। 9x9 क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने जो अपने बेसिस लिए हैं वो एक्चुअल में हमने हर मॉलिक्यूल, हर एटम के लिए क्योंकि 3 3 3 लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये 9x9 बनेगी। कैसे बनेगी वो अभी आगे आपको देख ही लेंगे। फ्रॉम ईच ऑफ द मैट्रिसेस सो ऑब्टेन डिटरमिन देयर कैरेक्टर, फिर हम उस मैट्रिक्स का कैरेक्टर निकालेंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले हमने ई ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है। ये हमारा जो हमने ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल लिया था उसके जो ओरिजिनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे उनको हमने x1 y1 z1, यहाँ लिखा हुआ x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे। फिर जब इन पर ऑपरेशन अप्लाई किया, कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई, हम यहाँ पर ई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 डैश, y1 डैश, z1 डैश, सब मतलब हमने चेंज करके दिखा दिया, सब पे डैश लगा दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ई ऑपरेशन अप्लाई किया, तो सबसे पहले अगर हम बात करें x1 y1 z1, क्या इसमें कोई चेंज होगा, और x1 y1 z1 कौन से हैं, ये तीनों। अगर आप देखें तो इन तीनों में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ई ऑपरेशन का मतलब होता है हमने कुछ किया ही नहीं है मॉलिक्यूल में, या हमने 360 डिग्री पर मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया है। तो इन कोऑर्डिनेट्स में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम कुछ भी ना करें, और अगर हम 360 डिग्री पर इसको ले आए तो वापस से ये अपनी जगह पर ही आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं, x जो रहा था ये पोजीशन हमारी x1 की है, ये y1 की है, ये z1 की, फिर x2 y2 z2, ये x3 y3 और z3, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो ये x1 हुआ इसमें कोई चेंज तो आया ही नहीं, तो ये x1 की जगह ही रहा, तो ये x1 की पोजीशन थी तो हमने यहाँ x1 इसको लिखा रहने दिया, ठीक है। फिर y1 में क्या चेंज, y1 भी अपनी जगह पे रहा, तो y1 की पोजीशन होती है ये वाली, तो हमने जो नया कोऑर्डिनेट था उसकी जगह हमने यहाँ पर ये हो गया y1। फिर z1 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो z1 की पोजीशन है ये, और z1 डैश के लिए हम लिखेंगे कि z1 डैश जो है वो z1 ही रहा, यानी जो नया कोऑर्डिनेट था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पूरा जैसा था वैसा ही रहा, तो z1 की जगह हमने z1 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा चेंज, और बाकी सब में यहाँ पर 0 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज, हम इन सब x2 y2 z, तो हम यहाँ पर देखेंगे अभी आके जाके, तो यहाँ ये सारे के जो भी हमारे ये हैं कोऑर्डिनेट्स, इनको हम 0 करके लिख देंगे। अब हम देखेंगे x2 y2 z2, क्या इनमें कोई चेंज है, तो इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, x2 y2 z2 भी अपनी जगह पे रहेंगे। एक्चुअल में ये तीनों जो हमने ये कुल मिलाकर जो 9 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना रखे, इनमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो x2 y2 z2 की जो प्लेस थी वो x2 की ये थी, फिर y2 की ये थी और z2 की ये थी, तो जहां जब ये अपनी जगह पर ही हैं तो हमने इनको 1 लिख दिया, ठीक है। फिर हम x3 y3 z3 में देखेंगे, इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, तो x3 y3 z3 अपनी ही जगह पे रहेंगे, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हमारी 9 × 9 जो
है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यहाँ पर बन के आ जाती है। अब हम इसका कैरेक्टर देखेंगे। कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, हम ये डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर लेते हैं। तो अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो हमारे पास ये सबको प्लस करके क्या आ जाएगा 9। तो ई का जो कैरेक्टर यहाँ पर निकल के आया वो आ गया हमारा 9। ऐसे ही हम बाकी सारे ऑपरेशंस इस पर अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या चेंजेस आ जाते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर अगर हम C2 अप्लाई करें इस मॉलिक्यूल पर, ठीक है, देखिए अगर हम C2 अप्लाई करते हैं तो C2 अप्लाई करने पर क्या होगा, अगर हम ये हमारा क्या था, ये x1 डैश है, ये y1 डैश है और ये z1 डैश के लिए, मतलब नए कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आए हैं वो हम इसमें देख रहे हैं। तो अगर हम x1 y1 z1 की बात करें, सबसे पहले आप इसी को देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, हमने C2z अप्लाई की। C2z का मतलब है ये था, ये हमारी C2z है और हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे घुमा दिया, ठीक। यानी कि आपके पास ये देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक H है, ये एक H, ये ऑक्सीजन। हमने C2 हमारी C2 कैसे जा रही है, इस तरीके से हमने C2 के अलोंग हमने घुमा दिया। तो जब हम C2 के अलोंग घुमाएंगे तो आप खुद से नोटिस कीजिएगा, जब हम इसके अलोंग घुमा देंगे इसको तो ये Z1 तो अपनी ही जगह पे रहेगा। देखिए Z1 कैसे निकला था, Z1 है यहाँ पर, तो हमने इसको घुमा दिया, Z1 में तो कोई चेंज नहीं आया। अब अगर Y1 को देखें आप, Y1 हमारा कैसे रहेगा, मैं इसको यहाँ दिखा लेती हूँ आपको। सपोज ये हमारा Y1 था, ठीक है, ये ऐसे मैंने इसमें लगा रखा है। तो जब मैंने इसको ऐसे घुमाया Y1, तो ये Y1 यहाँ पहुँच जाएगा, यानी Y1 जो है अपनी उल्टी डायरेक्शन में पहुँच गया है, अब यानी माइनस पहुँच गया है, ठीक है ना। और अगर हम x1 की बात करें, x1 हमारा इस तरीके से है कुछ, ठीक है, मतलब ऊपर की साइड है। तो जब हम इसे ऐसे ले जाएंगे तो ये नीचे की साइड पहुंच जाएगा, यानी x1 अगर ऊपर की साइड था तो अब ये नीचे -x1 पे पहुंच चुका है। अगर हम इस पर सिर्फ इस वाले ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ जिस पर हमने x1 y1 z1 किया हुआ है, तो y1 भी उल्टी डायरेक्शन में पहुंचेगा, x1 भी अपनी उल्टी डायरेक्शन में पहुंचेगा और z1 अपनी ही जगह पे रहेगा। तो बस वही हमें यहाँ पर लिखना है। ये x1 की पोजिशन थी, x1 कहाँ पहुंच गया, अपनी उल्टी डायरेक्शन पर पहुंच गया, तो इसलिए हमने इसको -1 लिखा। y1 की पोजीशन ये थी, y1 कहाँ पहुंचा है, वो भी अपनी उल्टी डायरेक्शन पर पहुंचा है, तो उसको हमने -y1 लिखा। और z1 क्योंकि अपनी ही पोजीशन पर रहा है तो हमने उसको 1 लिख दिया है, ठीक है, उसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अपनी ही पोजीशन पर रहा। बाकी सब हमारे 0 0 0 रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम x2 y2 z2 की बात करें। अगर x2 y2 z2 की बात करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। देखिए ये हमारा x2 y2 z2 है, ठीक। सबसे पहले अगर हम x2 की बात करें, x2 में क्या चेंज हुआ, देखिए x2 हमारा इस तरह से आ रहा है, इस वाले मॉलिक्यूल के ठीक, मतलब इस वाले एटम के ठीक ऊपर है। हम C2 अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हम C2 अप्लाई कर रहे हैं तो C2 अप्लाई करने पर क्या होगा, ये यूं घूमेगा, और जब ये यूं घूमेगा तो जो चीज़ इसके ऊपर थी वो अब नीचे पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर था इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर x2 हमारा ये इस तरह से आ रहा है। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये नीचे पहुंचा, और नीचे कैसे पहुंचा, x3 हमारा ऊपर की साइड था उसके नीचे पहुंचा, यानी -x3 पहुंच जाएगा। ये बात अगर आप समझ पा रहे हो तो ये यहाँ पर है x2 और ये हमारी x3 की पोजीशन है, ये हमारी x3 की पोजीशन है, ये हमारी x2 की पोजीशन है। और ये जब हम घुमा रहे हैं इसको तो ये नीचे पहुंच रहा है, तो x3 के ठीक उल्टी डायरेक्शन में पहुंच रहा है, यानी -x3 हो रहा है। तो वही हमने यहाँ पर लिखना भी है। ये x2 की पोजीशन, x2 कहाँ पहुंच रहा है, -x3। तो ये क्योंकि हमारा x1, ये y1, ये z1, ये 2 के लिए है और ये 3 के लिए, तो क्योंकि x2 हमारा कहाँ पहुंच रहा है, x3 की उल्टी डायरेक्शन में पहुंच रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर -1, हमें यहाँ पर लिखना होता है जहां वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो -1 पहुंच रहा है वो, ठीक। अब अगर हम y2 की देखें, y2 हमारा क्या है, देखिए अब y2 और y3 दोनों की डायरेक्शन देखिए, ये हमारा y2 है, ठीक, और ये हमारा y3 है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगी तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, यानी y2 जो है हमारा वो यहाँ उल्टी डायरेक्शन में तो आ गया। y3 हमारा ऐसे बना रखा है तो यहाँ ये यहाँ पहुंचा, यानी कि -y3 पहुंच गया है। तो हम y2 को लिखेंगे कि वो ये y2 की पोजीशन है, y2 कहाँ पहुंचा है, -y3, ये -y3 वाली मतलब y3 की पोजीशन है, तो इसलिए क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में पहुंचा है तो इसलिए हमने माइनस लिख दिया इसको, ठीक। और अगर हम z की बात करें, z2 कहाँ पहुंचा है, तो देखिए हमारा Z2 कैसे बन के आया, Z2 है हमारा इस तरीके से, और Z2 को जब हम C2 अप्लाई करी तो C2 अप्लाई करने पर क्या होगा, हम ऐसे कर रहे हैं, तो यानी Z2 हमारा Z3 की जगह पर पहुंच, क्योंकि ये Z3 की डायरेक्शन थी, देख रहे हैं ये Z3 है और ये हमारा Z2 है, ठीक है। तो हमने Z2 को ऐसे घुमाया तो ये Z2 Z3 की जगह पर पहुंच गया, तो हमने वही लिखा, ये Z2 की
प्लेस थी, तो नया कोऑर्डिनेट क्या बन के आया, वो Z3 पर पहुंच गया, तो Z3 के नीचे हमने 1 लिख दिया। ठीक, ऐसे ही हम इसके लिए भी देख सकते हैं, जब हम इसको C2 डायरेक्शन मतलब C2 अप्लाई करेंगे तो ये भी यहाँ Y3 जो है यहाँ -Y2 पहुंच जाएगा, Z3 जो है वो Z2 हो जाएगा और x3 भी हमारा जो है वो -x2 हो जाएगा। तो हम वो ये सब कुछ हमने यहाँ पर लिखा है। जो हमारा x3 था वो अब क्योंकि -x2 हो जाएगा तो हमने -1 लिख, ये 2 वाली है पोजीशन, ठीक है, तो ये -x2 और ये ऐसे ही हमने -y2 कर दिया। और जो हमारा z3 था वो क्योंकि z2 हो गया तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक, और ये बाकी सब मैंने 0 0 बार बार हर ये पोजीशन पर 0 ना बना के पूरा सिंगल इसको 0 बना दिया है, तो क्योंकि सब कुछ जितने भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आएंगे वो सब 0 आएंगे हमारे। ठीक, अब हमें देखना है कैरेक्टर में अगर आप देखें ये सब कुछ तो 0 है ही, सिर्फ इतना पोर्शन हमारा कैरेक्टर का आया, तो ये -1 -1 +1 आंसर क्या हो जाएगा सबको हमारा -1, तो कैरेक्टर हमारा C2Z का -1 निकल के आया। तो ऐसे ही बाकी सिग्मा XZ और सिग्मा YZ पे भी अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो ये इस तरह से मैट्रिक्स जो है वो निकल के आएगी। आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं। आपको अब इतना ग्रुप थ्योरी हम पढ़ चुके हैं तो इतना तो अब आपको आइडिया होगा कि हम सिग्मा XZ और सिग्मा YZ हम कैसे निकाल के देखेंगे। ठीक है, ये x पोजीशन है, ये z, तो सिग्मा XZ आपको ऐसे लगाना है और सिग्मा YZ आप ऐसे लगाएंगे। तो आप खुद से करके देखिएगा कि आपका यही आंसर, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ दे रही हूँ इसको, आप खुद से करके देखिएगा कि ये आता है कि नहीं आता। और फिर हमें सिर्फ इसका कैरेक्टर निकालना है, और कैरेक्टर में अगर हम सिग्मा XZ देखें तो सिग्मा XZ में ये सब भी 0 है, ये सब भी 0, यहाँ हमें तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से मतलब होता है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो बचेगा इसमें, तो इसमें सिग्मा XZ का जो कैरेक्टर निकल के आएगा अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो सिर्फ 1 निकल के आएगा। ऐसे ही सिग्मा YZ है, सिग्मा YZ है, अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, सॉरी यहाँ पर तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सारे निकल के आए हैं, तो इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो 3 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से कैरेक्टर हम सबका निकालेंगे। तो हमने क्या करा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हर एटम पर लिए और उन एटम्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को बेसिस माना और फिर सारे सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई किए और फिर हमारी 9x9 मैट्रिक्स जो है वो निकल के आई। ठीक, अब इन्हीं कैरेक्टर्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमने एक हमारी रिप्रेजेंटेशन निकल के आ गई। अब हम ये देखेंगे कि ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, अपने आप से देखने पे भी मालूम पड़ रहा है कि रिड्यूसिबल है। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कि वो रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है। आपने क्या करना होता है, जितने भी कैरेक्टर हैं इनके कैरेक्टर के स्क्वायर का सम, ठीक है, अगर वो उनके ऑर्डर के इक्वल है तो वो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, नहीं तो वो रिड्यूसिबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। वैसे भी ई के अंडर हमारी 9 डायमेंशंस निकल के आ रही हैं, तो 9 डायमेंशन ऑब्वियसली वो रिड्यूसिबल ही होगी। ठीक, तो हमने लिख दिया यहाँ पर टॉ, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए बना दिया, और 3n हमने बेसिस माने थे, जो बेसिस माने थे वो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिए। ठीक है, फिर हमने E का कैरेक्टर लिखा, 9 निकल के आया था, C2Z का कैरेक्टर हमारा -1 निकल के आया था, सिग्मा XZ का 1 और सिग्मा YZ का 3। ठीक, तो ये हमारे पास एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आई। अब इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है, वो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला की हेल्प से चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हमें कैरेक्टर टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ C2V कैरेक्टर टेबल, T3n कैन बी रिड्यूस्ड डायरेक्टली इनटू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ IRs। ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है कि हम रिड्यूसिबल को इरिड्यूसिबल में कैसे चेंज कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो है कि अगर आप शुरू से सब देखते हुए आ रहे हैं तब तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरिड्यूसिबल में चेंज करते हैं। तो उसके लिए मेरा वीडियो है रिलेशनशिप बिटवीन इरिड्यूसिबल एंड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो वहां पर मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो अब मैं डायरेक्टली आपको बता दे रही हूँ, मतलब रिड्यूसिबल में हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी बार प्रेजेंट है। तो हमारे पास देखिए, ये मैंने यहाँ कैरेक्टर टेबल रख दिया आपके सामने, ये कैरेक्टर टेबल है हमारी C2V की। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो ये सारी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम ये देखेंगे कि ये A1 A2 B1 B2 इस T3n में कितने टाइम्स प्रेजेंट है। तो जब कितने टाइम्स प्रेजेंट है तो हम वो देखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने निकालना है इसके नंबर ऑफ टाइम्स A1 के लिए, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, 1/h था, h मतलब नंबर जो ग्रुप का ऑर्डर है, तो हम ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पर 4 है तो 1/4। फिर हम क्या करेंगे, जितने भी कैरेक्टर्स इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अंडर है, जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस है सबके अंडर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सब का सम करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने यहाँ कर रखा है। तो इसको करेंगे कैसे, यहाँ 1/1/9 का क्या मतलब, ये E के लिए लिखा हुआ है, फिर ये C2Z के लिए है, ये सिग्मा XZ के लिए, सिग्मा YZ के लिए। तो हमें क्या करना, सबसे पहले हमने 1/4 लगाया, ठीक है, वो तो हमारा H हो गया ऑर्डर।
फिर हमने ब्रैकेट लिया, फिर हम क्या करते हैं, जो इसके आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको 1 मान लेंगे। तो ये जो 1 है ये यहाँ पर, क्योंकि हम आगे और भी जब आप देखेंगे कैरेक्टर टेबल तो वहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर, क्योंकि सिमेट्री ऑपरेशंस के नंबर लिखे हुए होते हैं, तो क्योंकि हर वो जो क्लास है, जैसे अगर मान लीजिए 2C2 लिखा होता है तो दोनों C2 जो होती है वो सेम क्लास में होती है, और हर क्लास के लिए जो कैरेक्टर होता है वो सेम होता है। तो इसलिए हम यहाँ 2C2 के नीचे अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो दोनों C2 के लिए 1 आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पर जो क्लास का नंबर है वो हमें लिखना ज़रूरी होता है। तो ये जो 1 है ये इस नंबर को डिनोट कर रहा है जो इनके आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम अगर सिर्फ ई की बात करें तो ई के आगे 1 कुछ नहीं लिखा हो तो हमने इसको 1 मान लिया, ठीक है। फिर जो ये वाला कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हमने ले लिया 1 इस वाले का, जो हम क्योंकि A1 के लिए देख रहे हैं तो ई के कैरेक्टर जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो कैरेक्टर निकल के आ रहा है उसको हमने 1 लिखा। फिर हम ये वाला कैरेक्टर किसके लिए ले रहे हैं, जो रिड्यूसिबल के लिए आया है, एक्सक्यूज मी, तो 1 इंटू 1 इंटू 9 हो गया। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हम C2 के लिए देख रहे हैं तो C2 के आगे क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो हमने 1 लिख दिया। फिर -1 और 1, ये दोनों चीजें हमने क्या ले रखी है, एक कैरेक्टर तो हमने इसका ले लिया और एक कैरेक्टर हमने इसका ले लिया, यानी एक बार हमें IR का कैरेक्टर लेना है और एक बार हमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, एक बार इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का और एक बार रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर लेना है, और इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है बस उसको लेना है। तो 3 चीजें हमें लेनी होती है, वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। फिर हम ये सिग्मा XZ के लिए देख रहे हैं, सिग्मा XZ में यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और इसके आगे भी नंबर 1 है, तो इसलिए 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया। फिर सिग्मा YZ के लिए देखेंगे, सिग्मा YZ में इसके आगे भी 1 ही लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 ही है, 1 हो गया। फिर इसका कैरेक्टर देख लिया और फिर इसका कैरेक्टर देख लिया, 1 इंटू 3 इंटू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब टॉ3n में ये A1 जो है वो 3 टाइम्स प्रेजेंट है। फिर ऐसे ही हम A2 का निकाल सकते हैं। तो बस आपने करना क्या है, हर बार 1/4 ये किया, फिर ब्रैकेट लगाया, इसके आगे जो नंबर है वो लिखा, ठीक है। फिर जो इसके अंडर कैरेक्टर है वो लिखा, और क्योंकि हम A2 के लिए देख रहे हैं तो A2 के अंडर जो E के अंडर कैरेक्टर लिखा है वो लिखा, फिर प्लस किया, फिर हम इसका यहाँ पर जो नंबर है वो लिखा, ये जो कैरेक्टर है वो लिखा, और A2 में जो C2 के अंडर कैरेक्टर है वो लिखा। बस ये तो मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे कर सकते हैं, तो ये मैंने सारा सॉल्व कर रखा है। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि A1 जो है वो 3 टाइम्स प्रेजेंट है, A2 1 टाइम प्रेजेंट है, B1 2 टाइम प्रेजेंट है और B2 जो है वो 3 टाइम्स प्रेजेंट है। तो अब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह, मतलब जो हमारी ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो इन सारी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का इस तरह से एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन के आ जाती है। फिर आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर जैसे 3A1 A2 ये हमारा आंसर सही आया है कि नहीं, इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर A2 को तो आप एज इट इज रहने दीजिए, 2B1 इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3B2 है तो इस पूरे को 3 से, और फिर सबका सम करके देखिए, सबका सम जो है आपका यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो हमने ये रिप्रेजेंटेशन ये जो निकाला है नंबर ऑफ टाइम्स वो हमारे सही निकले हैं। अब इतना काम हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, ये मैंने बता ही दिया, ऑल मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इस रिप्रेजेंटेशन में जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स के जितने भी मोशंस हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। सिंस वी आर डीलिंग ओनली विद वाइब्रेशनल मोशन तो वी कैन हैव, देखिए हमने क्या करना है, हमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन से मतलब है, क्योंकि हम नॉर्मल मोड्स ऑफ एनालिसिस पढ़ रहे हैं, नॉर्मल मोड्स में हमें बस वाइब्रेशनल मोशन देखने हैं, और टॉ3n में हमारे तीनों मोशन प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी, वाइब्रेशनल भी। तो हम क्या करेंगे, वाइब्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टॉ3n में से हम टॉ ट्रांसलेशनल और टॉ रोटेशनल को माइनस कर देंगे, मतलब इन दोनों को प्लस किया और इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारे वाइब्रेशनल मोशन जो है निकल के, जैसे हम 3n-6 और 3n-5 कर रहे थे, बिल्कुल वही है ये तरीका करने का, बस हमने रिप्रेजेंटेशन यहाँ बना ली और ये निकाल लेंगे। अब हम कैरेक्टर टेबल से ये पता लगाएंगे कि टॉ ट्रांसलेशन और टॉ रोटेशनल एक्चुअल में है क्या। तो हम ये कैसे पता लगाते हैं, टॉ ट्रांसलेशन कौन सी होती है, जिसके भी आगे आपको x, y और z ये सारी रिप्रेजेंटेशन है। इन रिप्रेजेंटेशन के आगे आप यहाँ पर ये वाली टेबल अगर देखें कॉलम, तो इसमें x, y और z लिखा हुआ है। तो जिन भी रिप्रेजेंटेशन के आगे x, y और z लिखा है वो ट्रांसलेशन मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें अगर आप देखें z लिखा है A1 के आगे, तो हमने यहाँ टॉ ट्रांसलेशन में A1 कर दिया, फिर प्लस, फिर x के आगे लिखा हुआ है B1 तो हमने प्लस B1 कर दिया, फिर y लिखा हुआ है B2 तो हमने प्लस B2 कर दिया। तो ये हमारी टॉ ट्रांसलेशनल निकल के आ गई, ठीक। ऐसे ही अगर हमें टॉ रोटेशनल निकालनी है तो टॉ रोटेशनल जहां पर भी Rx, Ry और Rz लिखा हुआ होता है वो सब हमारी टॉ रोटेशनल होती है। तो जैसे यहाँ पर देखें Rz लिखा है A2,
के आगे, तो टॉ रोटेशन के आगे हमने A2 लिख दिया। फिर RY अगर आप देखें वो B1 के आगे लिखा है तो हमने B1 लिख दिया। फिर RX जो है वो B2 के आगे लिखा है तो हमने B2। तो हमारी ये टॉ ट्रांसलेशन निकल के आ गई और ये टॉ रोटेशन निकल के आ गई, और ये हमारी टॉ 3n थी। ठीक है, तो इसमें से हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखें अगर हम इनको प्लस कर दें, टॉ ट्रांसलेशन और टॉ रोटेशन को अगर हम प्लस करें तो हमारा क्या आ जाएगा, A1 प्लस यहाँ पर भी B1 है, और सॉरी A1 करा, फिर हमारा यहाँ A2 भी है तो हमने A2 कर लिया। एक B1 ये है, एक B1 ये है तो हमारी 2B1 हो जाएंगी। एक B2 ये है, एक B2 ये है तो हमारी 2B2 हो जाएंगी। और हमारी जो ये थी टॉ 3n, इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम इसके नंबर बिल्कुल ऐसे जैसे ये लिखे हुए 3A1 प्लस A2 प्लस 2B1 प्लस 3B2। अगर हम इस वाली में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो है वो टॉ वाइब्रेशन निकल के आ जाएगी। तो 3A1 में से अगर एक A1 गया तो हमारा 2A1 आ जाएगा। ये A2 में से A2 तो 0 आएगा, 2B1 में से 2B1 भी 0 आएगा, 3B2 में से अगर हम एक 2B2 माइनस करेंगे तो हमारा B2 निकल के आ जाएगा। तो हमारी जो वाइब्रेशनल टॉ आई, यानी जो रिप्रेजेंटेशन आई वाइब्रेशन मोशन के रिगार्डिंग, वो आई 2A1 प्लस B2। तो ये हमारे वाइब्रेशन मोशन, यानी ये हमारे नॉर्मल मोड्स ऑफ एनालिसिस निकल गया, सॉरी नॉर्मल मोड्स निकल के आ गए हैं। तो 2A1 प्लस B2 हमारे ये टॉ वाइब्रेशन निकल के आ गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये हमारे नॉर्मल मोड्स निकल गए हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, आपने सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को बेसिस माना, उसकी हेल्प से एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाई, उस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस कर दिया इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर टेबल और स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर्मूला। तो हमारी टॉ 3n निकल के आ जाएगी। फिर हम कैरेक्टर टेबल की हेल्प से टॉ ट्रांसलेशन और टॉ रोटेशन को फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करके इस टॉ 3n में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे जो है वो वाइब्रेशनल मोशन या नॉर्मल मोड्स जो है वो निकल के आ जाएंगे। तो जैसा कि वाटर के केस में आ गए 2A1 प्लस B2। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये 9 into 9 हमने बनाई थी यहाँ पर, क्योंकि हमने हर एटम के अलोंग जो था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिए थे। तो अगर हमारे पास, ये तो वाटर का मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा था, सपोज अगर हमारे पास पिरिडीन है, ठीक है, पिरिडीन क्या होगी यहाँ पर C, यहाँ पर C, ये N हो जाएगा, ये C, ये C, यहाँ पर H, ये H, ये H, ये H और ये H। अब देख, और अगर हम हर एटम के 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर एक के 3 निकाल रहे हैं तो 33। तो इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कितनी बड़ी मैट्रिक्स निकलेगी। यहाँ पर हमारी वाटर के केस में 9 into 9 निकल रही थी, यहाँ तो हमारी 33 into 33 निकलेगी। तो इतनी बड़ी मैट्रिक्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए हम एक बहुत शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं कि हर बार हमें ये 9 into 9 डायमेंशन, इतनी बड़ी डायमेंशन, यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ हमें इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम एक ऑल्टरनेट मेथड यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कि हम ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और किस तरीके से बना सकते हैं। तो जो ऑल्टरनेट मेथड है, इसमें हम एक्चुअल में क्या करते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें तो सिंपल कैरेक्टर चाहिए होता है मैट्रिक्स का। वो कैरेक्टर हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। हमें क्या करना है, एंड मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय द कैरेक्टर ऑफ दैट ऑपरेशन। हम क्या करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल जिस पर कि हम वो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, उस ऑपरेशन अप्लाई करने के दौरान कितने एटम्स, कौन कौन से एटम्स या कितने एटम्स कह सकते हैं अनशिफ्टेड रहे। अभी मैं बताऊंगी अनशिफ्टेड का मतलब, कितने एटम्स अनशिफ्टेड रहे वो नंबर, और फिर हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उस ऑपरेशन के कैरेक्टर से। ठीक, अब कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम वो मैट्रिक्स बना लेंगे। कंसिडर द मैट्रिक्स बाय यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर 5 मेन सिमेट्री एलिमेंट्स। देखिए ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स हैं, ये मैंने आपको बताई हुई है कैसे निकल के आई हैं। हर सिमेट्री ऑपरेशन की या हर सिमेट्री एलिमेंट की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा दी है। पुराने वीडियोस आप जाके देखिएगा, वहां पर ये बनी हुई है कि ये ई की मैट्रिक्स कैसे निकल के आई, सी एन जेड की कैसे बनी, एस एन जेड की। तो हमारे पास बस ये मैट्रिक्स होनी चाहिए, और ये मैट्रिक्स ना भी हो, बस इनके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन समझिएगा अगर आपने नहीं समझा, और अगर आपने समझा तो फिर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम इनका कैरेक्टर निकालेंगे। तो ई का कैरेक्टर हमारा क्या निकल के आएगा, 3। सी एन जेड का कैरेक्टर क्या होता है, 2 cos θ + 1।
ठीक है, जो हमारे इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। एस एन जेड का कैरेक्टर क्या होगा, 2 cos थीटा -1। सिग्मा का कैरेक्टर क्या होता है, सिग्मा आपका कोई भी हो, चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे जेड एक्स हो, हमेशा 1 ही उसका कैरेक्टर होता है। तो ये हमने कैरेक्टर निकाला। और आई का हमेशा -3 होता है। तो चाहे तो आप इन कैरेक्टर्स को याद कर लीजिए, या फिर ये मैट्रिक्स भी आपको बनानी आनी चाहिए। तो कैसे बनी है ये मैं नहीं बताने जा रही हूँ, बस आपको इनके कैरेक्टर की क्योंकि जरूरत होती है, तो ये कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए। तो बस आपने क्या करना है, अब हम मॉलिक्यूल लेंगे, मॉलिक्यूल पर ये सारे ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस उस पॉइंट ग्रुप में प्रेजेंट है वो अप्लाई करेंगे। उस दौरान देखेंगे कितने नंबर हैं अनशिफ्टेड एटम्स, अनशिफ्टेड एटम के नंबर कितने हैं, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे इन कैरेक्टर से। ठीक, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इस पे H2O मॉलिक्यूल पर अप्लाई कर रहे हैं। तो H2O मॉलिक्यूल की मैंने ये सिमेट्री ऑपरेशन लिख लिया। अब हम सबसे पहले हम E अप्लाई करें। देखिए ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक, अब इस वाटर के मॉलिक्यूल पर अगर हमने E अप्लाई किया तो क्या कोई एटम अपनी जगह से शिफ्ट होगा? नहीं, क्योंकि E में तो हम कुछ करते ही नहीं है। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितने हो गए, 1 2 3। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक, अब हम अप्लाई कर रहे हैं C2Z। Z हमारी एक्सिस ये वाली थी। हमने जब C2Z अप्लाई किया तो ये इस तरह से अप्लाई किया, तो क्या हुआ, ये एटम इसकी जगह पर और ये एटम इसकी जगह पर, यानी कि ये दोनों एटम तो शिफ्ट हो गए। क्या ऑक्सीजन अपनी जगह से शिफ्ट हुआ? नहीं, वो तो अपनी जगह पर है। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम हो गए 1। अब हम लगा रहे हैं सिग्मा एक्सजेड। सिग्मा एक्सजेड हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, जब हमने सिग्मा एक्सजेड लगाया तो ये एटम हमें यहाँ दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये एटम हमें यहाँ दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन है क्योंकि हमारा। ठीक है, और ये वाला एटम 2 पार्ट्स में कट हो जाएगा बस। ठीक, तो ये एटम यहां पहुंचेगा, ये एटम यहां पहुंचेगा। क्या ऑक्सीजन चेंज हुआ? अपनी जगह पे ही रहा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम हो गए 1। अब हम लगाएंगे सिग्मा वाई जेड। सिग्मा वाई जेड हमारा ये वाला प्लेन है। तो ये वाला प्लेन जब हम लगाएंगे, बस ये एटम्स अपनी ही जगह पे रहेंगे, बस हम कह सकते हैं कि वो कट हो गए हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि 2 पार्ट्स में ये कट हो रहे हैं। तो रहेंगे तो अपनी जगह पे, तो तीनों के तीनों अपनी जगह पे हैं, तो इसलिए हमने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम लिख दिया 3। अब हम इनका कैरेक्टर, जो हमने कैरेक्टर अभी पहले लिखे हैं यहाँ पर, E का कैरेक्टर हमारा क्या निकल के आया था, 3, तो हमने लिख दिया 3। C2Z के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू कौन सी, थीटा की वैल्यू कि हमने यहाँ पर जो घुमाया है मॉलिक्यूल को वो कितने डिग्री पर घुमाया है। तो C2 का क्या मतलब होता है, हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर घुमा रहे हैं। तो इसका मतलब cos थीटा की जगह हम cos 180 लिखेंगे, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 2 फिर -1 और ये हो जाएगा +1। तो ये -2 + 1 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर कैरेक्टर निकल के आ गया, तो इसका कैरेक्टर हो गया -1। सिग्मा के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे हमेशा 1 ही निकल के आते हैं। यहाँ पर भी हमारा सिग्मा 1 ही है, तो ये हमने 1 लिखा और ये 1 लिखा। ठीक, अब हमारे पास कैरेक्टर भी आ गए, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम भी आ गए। इसको इससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम को इनके कैरेक्टर से जो है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास वही टॉ 3n निकल के आएगी जो हमने वो 9 × 9 मैट्रिक्स से निकाली थी। तो 3 × 3 9, 1 × -1 -1, 1 × 1 1, 3 × 1 3। तो वही वाली मैट्रिक्स निकल के आ गई रिड्यूसिबल। तो जैसे ही हमारे पास ये रिड्यूसिबल निकल के आएगी, फिर हम इसे इरिड्यूसिबल में चेंज कर लेंगे। फिर तो हमारा सारा मेथड बिल्कुल ऐसे ही चेंज होगा जैसे हमने यहाँ पर किया था। बस हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर लाने का शॉर्टकट मेथड है बस ये, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम देखे ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और फिर हमने उनके कैरेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कैरेक्टर आप सिर्फ याद भी कर लेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें इंफ्रारेड और रमन एक्टिविटी कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा मोड। तो हमारे निकल के आ गए, मोड हमारा क्या निकला, हमारा निकला 2A1 + B2। ठीक है, ये मोड निकल। अब हमें ये बताना है कि ये नॉर्मल मोड ऑफ जो है ये हमारे इंफ्रारेड एक्टिव है या रमन एक्टिव है या बोथ, दोनों की दोनों है। ठीक, इसके लिए भी हमें कैरेक्टर टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो द फंक्शंस x, y, z इन द कैरेक्टर टेबल रिप्रेजेंट द IRs to which corresponding components μx, μy and μz of the dipole moment belong। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर टेबल में जो फंक्शंस हैं जिस भी IR को रिप्रेजेंट करते हैं उसका मतलब है कि वो डाइपोल मूवमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, μx, μy, μz को। इंफ्रारेड ट्रांजिशन ओरिजिनेट फ्रॉम द डाइपोल मूवमेंट ऑपरेटर। ये तो हमें पता ही है कि इंफ्रारेड ट्रांजिशन हमेशा डाइपोल मूवमेंट में अगर चेंज हो तो वहां से ओरिजिनेट होते हैं। whose symmetry is same as the vector along x, y, z। तो उनकी सिमेट्री भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे x, y, z के along होगी। मतलब हमें करना क्या है, अब हमें क्या देखना है कि जो ये 2A1 और B2 लिखा है, अगर हमें ये देखना है कि ये इंफ्रारेड एक्टिव है या नहीं, तो हम सिर्फ कैरेक्टर टेबल में जाएंगे और कैरेक्टर टेबल में हम ये देखेंगे क्या A1 सिमेट्री के आगे
एक्स वाई या जेड इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तो हमने देखा A1 के आगे हमने देखा हाँ भाई Z लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर Z लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये जो मोड है ये इंफ्रारेड एक्टिव है, बस इतना देखना है। फिर हम B2 के आगे जाएंगे। B2 ये है, क्या B2 के आगे कुछ एक्स वाई जेड, तो Z तो हमारा आ गया, Y लिखा हुआ है, इसका मतलब B2 भी हमारा जो है वो इंफ्रारेड एक्टिव है। तो हमारे ये दोनों मोड यानी कुल मिलाकर जो 3 मोड्स थे, 2A1 है और एक B2 है, तो कुल मिलाकर जो ये तीनों मोड्स हमारे निकल के आए हैं वो तीनों के तीनों जो हैं वो इंफ्रारेड एक्टिव है। ये A1 वाला भी एक्टिव है और B2 वाला भी इंफ्रारेड एक्टिव है। तो यही इसमें बता भी रखा है कि फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट Z ट्रांसफॉर्म्स as A1, therefore the fundamental belonging to A1 is infrared active. Similarly the fundamental belonging to B2 also should be infrared active. तो A1 भी infrared active है, B2 भी infrared active है। अच्छा, अब अगर हमें देखना हो रमन एक्टिव है कि नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमें जरूरत पड़ती है इन बाइनरी फंक्शंस की, और कहीं कहीं पे क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी लिखे हुए होते हैं। तो बस हम इन फंक्शंस को देखेंगे कि क्या A1 के आगे कोई ऐसा बाइनरी या क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है। तो A1 के आगे हमने देखा तो यहाँ पर क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कुछ लिखा ही हुआ है, तो इसका मतलब A1 जो है वो भी हमारा रमन एक्टिव है। ऐसे ही हम B2 के आगे भी चेक करेंगे कि क्या कोई बाइनरी या क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है। तो B2 के आगे हम यहाँ पहुंचे तो हमारी ये जो एरिया फोर्थ होता है ये हेल्प करता है रमन एक्टिव को पहचानने में, और एक्स वाई जेड जो है हमारी हेल्प करते हैं इंफ्रारेड एक्टिव पहचानने में। तो जो भी आपके नॉर्मल मोड्स निकल के आए, बस आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या उनके आगे इंफ्रारेड एक्टिव अगर देखना है तो क्या उनके आगे एक्स वाई या जेड लिखा हुआ है, और अगर हमें चेक करना है कि वो रमन एक्टिव है तो उनके आगे चेक करने हैं कि हमारे ये जो क्वाड्रेटिक या बाइनरी फंक्शंस हैं ये लिखे हुए हैं कि नहीं, तो फिर वो भी रमन एक्टिव हो जाएगा। तो हमारे पास 2A1 और B2 दोनों के दोनों यानी तीनों के तीनों, सॉरी मैं बार बार दो, ये A1 और B2 ये दोनों के दोनों जो हैं इंफ्रारेड एक्टिव भी हैं और रमन एक्टिव भी हैं, ठीक है। यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिंस रमन एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑपरेटर व्हिच कंटेन्स बाइनरी एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन सच एज ये सारे एंड देयर कॉम्बिनेशन, इफ एनी ऑफ दीज functions are found against IR representation, the fundamental is said to be Raman active। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 2A1 और B2 दोनों ही हमारे इंफ्रारेड एक्टिव भी हैं और रमन एक्टिव भी हैं। तो इस तरह से हम ग्रुप थ्योरी की हेल्प से पर्टिकुलर मोड्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल मोड्स हमने कैलकुलेट कर लिए, उन नॉर्मल मोड्स में हम ये देख सकते हैं कि वो इंफ्रारेड एक्टिव है या वो रमन एक्टिव है, ठीक। तो इस तरह से ग्रुप थ्योरी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बहुत हेल्प करती है। तो ये पूरा टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पर्टिकुलरली इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।